तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ गांधी की विचारधारा है, जिसे कांग्रेस मानती है, और दूसरी तरफ बीजेपी की विचारधारा है, जो आरएसएस की विचारधारा से प्रेरित है। भारतीय जनता पार्टी आए दिन इतिहास को तोड़-मरोड़ कर पेश करती है और इतिहास बदलने का प्रयास करती है। वहीं विपक्ष के लोग इतिहास को ठीक करने का काम करते हैं। इसी विषय को लेकर इस डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी को विपक्ष के प्रवक्ताओं ने सही जवाब देने का और सही इतिहास बताने का काम किया। एक समाज है जो इस बात की कोई चिंता नहीं करता कि मुझे व्यक्तिगत लाभ कितना मिला, मुझे उज्ज्वला योजना मिली, मुझे घर मिला, मुझे आयुष्मान भारत मिला, मेरे मेरे खाते में इतने पैसे आए ना। वो कह रहा मैं आपको व्यक्तिगत रूप से इतना मानता हूं कि मैं आपको किडनी दे दूंगा, मगर वोट नहीं दूंगा। वोट उसको दूंगा जो मेरी समष्टि के अनुसार चलेगा, यानी टीम भावना से। सही है गलत है उस पर छोड़ दीजिए। और एक समाज वो है कहता मुझे मिल गया 2000 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है वही होगा, क्या फर्क पड़ता है आगे। एक समाज वो है जो कहता है I will not care about whatever you are giving. Hell with you what you have given. I will only take care of what my future is there for the community. दूसरा कहता है I will only care for what I have got. Hell with the future of my community. गुस्सा में अंग्रेजी बोलते हैं क्या? नहीं सुनिए, एक समष्टि भाव से खेल रहा है और एक व्यक्तिगत भाव से खेल रहा है, और टीम वो जीतती है जो टीम स्पिरिट से खेलती है, और बाकी टुकड़े उकड़े में होकर संख्या ज्यादा होने से कुछ नहीं होता है। जीतते वो हैं। अगर मैं आपसे कहूं एक दीवाल है और ये दीवाल अंदर से भुसभुसी हो और इस पे 10% केवल इसके साइज का स्टेनलेस स्टील की रॉड हो, तोड़ देगी दीवाल को। और इस देश में हो चुका है, दुनिया में हो चुका है। तो उन्होंने कहा है उसको गंभीरता समझना चाहिए। अब मैं बताना चाहता हूं जो आगे आपने बात कही, आज हिंदुत्व वाले विषय पे क्या आवश्यकता है। आजकल के यंग बच्चे हैं, मैं पूछना चाहता हूं सबसे ज्यादा एआई का यूज करते हैं। एआई बनाने वाली कंपनी चैट जीपीटी के सर्वे सर्वा सैम ऑल्टमैन से क्वेश्चन पूछा गया कि ये बताइए, आज सब लोग क्वेश्चन जानना चाहते हैं एआई से, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि आपको पता है पर बाकियों को नहीं पता है। तो सैम ऑल्टमैन ने क्या बोला, द एब्सोल्यूट इक्विवेलेंस ऑफ आत्मन एंड ब्रह्म। अब आजकल तो बहुत सारे लोग कूद पड़ेंगे ना, अरे नहीं ऐसे कैसे कह दिया, ऐसा नहीं कहा। तो 27 दिसंबर 2022 2:34 AM का ट्वीट है उनका, जाके चेक कर लीजिए। उन्होंने कहा कि एब्सोल्यूट इक्विवेलेंट आत्मा और ब्रह्म की, जो शंकराचार्य जी ने कहा था जीवो ब्रह्मे ना परा, ये कौन कह रहा है, सैम ऑल्टमैन। अब आइए, जो एक बहुत बड़े अमेरिका में जिनका पॉडकास्ट होता है, उनका क्या नाम है, जो रोगन, जिन्होंने वो कहा है कैलाश टेम्पल के बारे में, उनका वो कह रहे हैं असंभव है, ऐसा बनाया नहीं जा सकता, कितना परफेक्शन चाहिए। ये बड़े आसानी से किया जाता है, ऊपर से नीचे तक काट के और छेनी हथौड़ी से बना दिया गया। आप ये सोचिए एक इम्परफेक्शन हुआ और पूरा पहाड़ बेकार। उन्होंने कहा कि इट नीड्स समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी विच इंडिया वाज हैविंग। तीसरा उदाहरण, आईफोन यूज करते हैं, एप्पल बनाने वाली कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल आई कुंभ के मेले में और इतनी प्रभावित हो गई कि दीक्षा ग्रहण करके अपना नाम कमला देवी रख लिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं एक ही पंक्ति में कि जेन जी के युवाओं जागो, पुनः नया युग आया है और भारत मां की शक्ति जगी है, धर्म ध्वजा लहराया है। और ये बात ऐसी हवा में नहीं, एक बिंदु और कह दूं, वीर सावरकर कहां इसमें फिट बैठते हैं वो भी जरा बता दीजिए। वीर सावरकर वाली बात आपने बड़ी अच्छी बात कही। वीर सावरकर भारत के इतिहास के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को स्वातंत्र समर कहा। 1907 में मैं चैलेंज करके कहता हूं कोई कांग्रेस का नेता 1907 से पहले सिपाही म्यूटनी, रिवोल्ट, गदर शब्द का प्रयोग किया। वीर सावरकर भारत के इतिहास के एक पहले व्यक्ति थे जिसको 2 जन्मों का कारावास हुआ। वीर सावरकर भारत के इतिहास के पहले व्यक्ति थे जिनको अंग्रेजों ने जब जेल से छोड़ा, ये जो कहते हैं ना पेंशन, उनके साथ क्या किया, कोई आर्टिकल आप नहीं लिखेंगे, कोई किताब नहीं लिखेंगे, डिग्री जब्त, प्रॉपर्टी जब्त, कोई नौकरी नहीं करेंगे। अगर आप ये कहेंगे तो उसकी वजह से ऐसे तो आप कहेंगे जेल में जाके वो रोटी तोड़ रहे थे। तो एक वीर सावरकर पे तो कहा गया निकलने के बाद भी किताब नहीं लिखेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में रह के किताब लिखते थे और उसके लिए उनको टाइपिस्ट भी मिलता था, खानसामा भी मिलता था, अहमदनगर फोर्ट में जाके रहते थे। तो इसलिए वीर सावरकर जी का जो स्थान है भारत की राजनीति में। और एक फैक्ट और बोल दूं, जिस साल वीर सावरकर जी को 2 जन्मों के कारावास की सजा हुई, दैट इज 1910। और जाके अभी चेक करिए 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, विलियम वैडनबर्न, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी,
सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल, वो आपका अध्यक्ष था वो, और इनको वीर सावरकर को इतना बड़ा दुश्मन मान रहा था कि 2 जन्मों का कारावास दे रहा था, और ये कहते हैं साहब ये लड़ाई लड़ रहे थे इसके ब्रिटिश सरकार के नीचे बैठ के, और वीर सावरकर ने क्या कहा था बाहर निकल के, चलो इसी बहाने अंग्रेजों ने ये तो माना कि दूसरा जन्म भी होता है। चलिए, वो कह रहे हैं कि अध्यक्ष तो आपके अंग्रेज थे, तो आप उनको क्या सिखाएंगे। और देखिए, ये मौजूदा सरकार में संघ के साथ रिश्ते को लेकर कोई पर्देदारी नहीं है। जब प्रधानमंत्री ने ही खुद कहा और सारे मंत्री, सारे नेता, सारे लोग कह रहे हैं कि हम लोग हैं भाई, हम हैं, संघ से जुड़े हुए हैं, संघ के स्वयं सेवक रह के यहाँ पहुंचे। दो तीन बातें अभी हमारे सामने भाई साहब ने रखी है। पहली बात की हेमंत शर्मा जी का आपने दिखाया, अभी वाकई तेज रफ्तार है। योगी जी और शर्मा जी में ये रफ्तार तेज चल रही है कि कौन आगे जाएगा और कौन इस देश की बहुलतावादी संस्कृति पर ज्यादा प्रश्न लगाएगा, जिससे उसको एक वर्ग विशेष का लाभ होगा। और वो हिंसा और जिस तरह से इस देश में नफरत फैलाने की जो एक दौड़ चल रही है, उस तेज रफ्तार में कौन आगे बढ़ता है। सच्चाई तो है कि शांति, सहिष्णुता, सौहार्द, सहानुभूति, संवेदना, सद्विवेक, सद्बुद्धि भारतीय हिंदुत्व का एक जो है कहीं ना कहीं मुख्य विशेषता है। लेकिन उस विशेषता के बदले जिस तरह नफरत, सांप्रदायिकता फैलाने की, बंटवारे की राजनीति करके हिंदुत्व को भी बदनाम करने की कोशिश हो रही है, मुझे लगता है ये हिंदू की पहचान ऐसी नहीं है। हिंदू तो विविधता में एकता की बात करता है, सर्वधर्म समभाव की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, सही पूछिए तो सभी को साथ लेकर चलने की बात करता है। और यही हमारे संविधान में भी वर्णित है, लिखित है। जो संविधान की शपथ लेकर के जिस तरह की भाषा का यहाँ प्रयोग कर रहा है, मुझे लगता है वो निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है और इस देश के लिए भी चिंताजनक है। जहां तक बात घुसपैठिए, बिहार में SIR के नाम पे 400 घुसपैठिए मात्र अभी तक निकाले, उसमें नेपाली घुसपैठिए सबसे ज्यादा पाए गए हैं। ये सच है और यही सच्चाई को देश के सामने भाजपा को भी और देश की मीडिया को रखना है। अब अगली बात, हमारे साथी ने सावरकर जी के लिए कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं 60 रुपए का पेंशन तो पेंशन पाते थे, नहीं पाते हो तो अभी बता देंगे, पहला प्रश्न है। दूसरा है माफीनामा दया भाव से नहीं, आत्मसमर्पण के भाव से उन्होंने लिया था। और माफीनामा के बहुत सारे यहाँ जो है उनके शब्द हैं, उन्हीं के शब्दों की बात यदि कर लूं मैं तो एक लाइन सिर्फ, सरकार अगर कृपा व दया दिखाते हुए रिहा करती है तो मैं अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी का कट्टर समर्थन रहूंगा। और इस शब्द को उन्होंने आजीवन निभाया। 1937 में उनको एक तरह से पूरी रिहाई कर दी गई थी। 37 से लेकर 1966 मृत्यु उपरांत 28 वर्ष का उनका जीवन काल है। 28 वर्ष में एक कोई काम ऐसा बताइए जो इस देश के राष्ट्र सेवा के लिए उन्होंने किया हो। बजाय महात्मा गांधी की जो हत्या हुई उसमें उनको जेल की सजा थोड़ी दिन के लिए हुई। इसके अलावा कहीं भी JP लोहिया, विनोबा भावे का नाम आप सबने सुना होगा। वो हो सकता है उस समय कांग्रेस और सत्ता में नहीं भी रहे हों, पर उन्होंने देश के लिए कुछ काम किया और उनकी चर्चाएं इस देश में होती है। क्या कभी आपने सुना कि सावरकर की चर्चा उस दौरान हुई हो? बजाय गांधी जी के हत्या में आरोपी होने के दोष मुक्त आज भी नहीं हुए हैं। कपूर कमीशन ने उनको दोष मुक्त नहीं किया था, जिसके लिए गांधी जी की हत्या के लिए वो कमीशन बना था। ठीक है, आज दौर है इतिहास बदलने का। राजनाथ सिंह ने एक बात कही कि माफीनामा जो उन्होंने मांगा तो गांधी जी से उन्होंने पूछ करके मांगा था। ये तो ऐसा इतिहास है जैसे कि कल को ये कह दिया जाएगा कि माफीनामा तो उन्होंने मांगा था। उसी तरह जैसे कि गोडसे ने जब गांधी जी को मारने गोली चला तो ये भी कह सकते हैं कल को ये लोग कि गांधी जी ने ही कहा था कि मुझे गोली मार देना। इस तरह की भाषा और इस तरह के भाव इन लोगों में है। ऐसे लोग यदि इनके आदर्श हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। विचारधारा की लड़ाई इस देश में सदैव रही है, आज से नहीं इतिहास से रही है और आगे भी चलती रहेगी। एक विचारधारा है देश को बनाने की, देश को उन्नत करने की, प्रगतिशीलता की और आगे आधुनिकता की। दूसरी विचारधारा है कट्टरता की, नफरत की, हिंसा फैलाने की। देश तय करेगा कि आने वाले समय में क्या होना है। आप नौजवान हैं, जैन जी की बात भाई साहब ने की है। जैन जी समझ रहा है कि उसे किस विचारधारा के तरफ आगे बढ़ना है जिससे देश मजबूत होगा, देश में तरक्की आएगी, बरकत आएगा, देश विकास के रास्ते पे चलेगा। एक विचारधारा है जो देश को आगे बढ़ाना चाहती है। दूसरा विचारधारा सिर्फ इतिहास के खोखलापन को अपना आइडियोलॉजिकल आइकॉन बना करके पेश करने की है। देखना होगा आने वाले समय में, देश का आम आदमी भी देख रहा है। और अभी इनके सवाल भी लेंगे। देखिए अंजना जी, कोई भी देश, कोई भी समाज, कोई भी व्यक्ति तब आगे जाता है जब उसका हृदय ठीक काम कर रहा होता है। और हृदय कब काम करता है? जब आपको पता हो कि रक्त संचार ठीक है। अब अगर स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर को राष्ट्र नायक मानने को तैयार नहीं है तो हृदय में कुछ गड़बड़ है।
एक परिवार के लिए, एक परिवार को बचाने के लिए इतिहास के सारे पन्नों को आप पलट देंगे। 50 साल की सेलुलर जेल की कैद, और उसके बाद उनको छोड़ा भी गया तो ऐसा नहीं कि वो बाहर छोड़ दिए, और उस सब को हटा दीजिए। जिस 1913, 18, 20 के माफीनामे की बात करते हैं विनायक दामोदर सावरकर ने तो साफ साफ कहा वो हमारी रणनीति के तौर पर वो मांगा गया। और क्या महात्मा गांधी को भी कल से गलत कहना शुरू करेंगे, जिन्होंने अंग्रेजों के लिए लिखा था योर ओबीडिएंट, कह देंगे कि अब कल से महात्मा गांधी का भी सम्मान करेंगे? और यह सवाल फिर पूछा जाएगा कि गांधी जी की हत्या हुई तो उससे किसको लाभ मिला? गांधी जी की हत्या से संघ पर प्रतिबंध लगा, भाजपा के लोगों के ऊपर आरोप लग गए, लाभ किसको मिला? कांग्रेस को लंबे समय तक सरकार मिली। क्या था भाई वो? क्यों आज तक कपूर कमीशन की रिपोर्ट नहीं आई? क्यों आज तक गांधी जी की हत्या के सारे तथ्य सामने नहीं आए? बताइए उसको, क्योंकि वो तो गोपाल गोडसे अपनी किताब में दूसरी बातें लिखते हैं, उसका भी जिक्र करना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के नौजवानों को स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर के बारे में पढ़ना चाहिए, जिनके हाथ पैर में 7-7 किलो की लोहे की बेड़ियां थी। और अभी सुधांशु जी ने कहा नेहरू जी क्या क्या करते थे, वो भी पढ़ लीजिए। 17 साल वो जेल में रहे, मैं भी सदन में चर्चा के दौरान सुन रहा था, और 11 साल से अधिक वो काला पानी में रहे। दोनों के बारे में पता कर लीजिए तो आपको पता चल जाए राष्ट्र नायक कौन है और राष्ट्र नायक कौन बन गया। अमित जमाई जी कमेंट ले ले, उसके बाद मैं आपके पास फौरन आ रही हूं। देखिए, आज ये जो चर्चा है, माइक उठाना, माइक। हमारा देश, हम सब जब से हमने आंखें खोली, चाहे बड़े हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, तो हम ये जानते हैं कि हमारे देश के जो नायक हैं, फ्रीडम स्ट्रगल के जो हीरोज हैं, गांधी जी हैं, नेहरू जी हैं, अशफाक उल्लाह खां हैं, भगत सिंह हैं, सुखदेव हैं, राजगुरु हैं, ये हमारे स्वतंत्रता वीर है। और जब हम इनके बारे में सुनते हैं, इनकी हम कहानियां सुनते हैं, सावरकर, शहीद आजम भगत सिंह की कहानी सुनते हैं, तो हमारी रगों का जो खून है ना, वो दौड़ना शुरू करता है। हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि शहीद आजम भगत सिंह एक नौजवान, ऐसा ही कोई नौजवान, यंग सा नौजवान, जिसकी कोई बहुत उम्र नहीं है, उसकी इनकलाब से, उसकी लड़ाई से, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के हीरोज की लड़ाई से ब्रिटिश राज को भारत छोड़ना पड़ा। कभी आपने वीर सावरकर का नाम सुन, कभी आपको कोई एहसास हुआ है? कभी कोई फीलिंग आई उनके बारे में? सवाल यह है कि वीर सावरकर के बारे में जब भी प्रधानमंत्री जी दुनिया में जाते हैं, उन्हें कहना पड़ता है कि किस देश से आया हूं? बुद्ध के देश से आया हूं, गांधी जी के देश से आया हूं। दुनिया का कोई भी प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष जब आता है, जब भी भारत में कदम रखता है, उसका अगला कदम गांधी जी के पास चरणों में होता है। वीर सावरकर के चरणों में क्यों नहीं होता है? क्योंकि अजय उपाध्याय भाई ने पूरा प्रोफाइल इनका बता दिया कि कैसे जब हमारे देश के क्रांतिवीर, किसान, मजदूर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, तो ये हमारे जो एमपी साहब बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनके पार्टी के जो पूर्वज थे, फ्रीडम स्ट्रगल के हीरोज के खिलाफ मुखबिरी कर रहे थे, समाचार बता रहे थे, और एक साहब तो प्रधानमंत्री बन गए उनके खिलाफ। राजा महेंद्र प्रताप का नाम सुना है आप लोगों ने? राजा महेंद्र प्रताप, उबैदुल्ला सिंधी, बरकतुल्लाह भोपाली ने मिलकर अफगानिस्तान में निर्वासित सरकार बनाई और रशिया तक पहुंच गए हथियार लाने के लिए कि ब्रिटिश राज के खिलाफ जो है उनकी उसकी जो बुनियादें हैं, उसमें हम जो है जहर डाल के इनको हम बाहर फेंक देंगे। हाँ। और उसी हमारे जो राजा महेंद्र प्रताप थे, फ्रीडम स्ट्रगल के हीरो, मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी साहब को पहला चुनाव हराने का मथुरा से काम किया। ये हमारे फ्रीडम स्ट्रगल की स्पिरिट है। अब ये बताइए सुधांशु भाई, हमारे गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि आरएसएस का काम है देश के लिए मरना, कॉर्पोरेट पूंजीपतियों के लिए मरने का काम है आरएसएस। वो आरएसएस आज जब राज्यों में, केंद्र में बहुमत की सरकारें हैं, इस देश का हिंदू परेशान क्यों है? इस देश में नौकरी का सवाल, बेरोजगारी का सवाल, हमारा पूरा उत्तर प्रदेश का जितना एमएसएमई का इंडस्ट्री है, जिसको हम कहते हैं स्वदेशी की बहुत चर्चा करती है ना आरएसएस। ट्रंप का टैरिफ लगाने के बाद भदोही का कॉर्पोरेट इंडस्ट्री 3000 करोड़ का माल बंबई के पोर्ट पे खड़ा है। 22 लाख लोग, प्रधानमंत्री ने इश्तिहार में छापा है, 22 लाख लोग सिर्फ भदोही में काम करते हैं। कानपुर में, उन्नाव में, आगरा में दुनिया का सबसे बड़ा लेदर इंडस्ट्री कहीं पे है। टॉप 5 देशों में हमारे उत्तर प्रदेश में। जवाब दीजिए, बर्बाद हो गया। उसके बाद मैं लोगों से सवाल लेने जाऊंगा। डॉक्टर मोहन भागवत जी जो सुबह शाम कहेंगे कॉर्पोरेट अडानी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यही है आरएसएस का चेहरा। तो दोस्तों, आपने देखा इस डिबेट में किस तरह विपक्ष के प्रवक्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी कॉर्पोरेट की पार्टी है
हजारों करोड़ों रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी कॉरपोरेट से लेती है और इसी तरह हजारों करोड़ों रुपए का कर्जा कॉरपोरेट का माफ करती है। जब किसानों का कर्जा माफ करने की बारी आती है तो सरकार के पास पैसा नहीं होता और जब कॉरपोरेट का कर्जा माफ करने की बात आती है तो सरकार के पास पैसा ही पैसा होता है। यही भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।